हाय स्टूडेंट्स, बीडब्ल्यू के एसी फंडामेंटल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग अभी तक पढ़े थे कि रेसिस्टेंस केवल किसी सर्किट में हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडक्टेंस क्या हो तो उसका कैसे फेजर ड्रॉ करते हैं और उसका करंट एनालिसिस कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस हो तो कैसे एनालिसिस करते हैं। तो अब हम लोग अब ये दोनों का एक बार अगर तीन क्वांटिटी दिया गया है आर एल और सी, तो तीनों के कंबाइंड इफेक्ट की बात हम लोग करेंगे। एक बार आर एल पता करेंगे, दूसरे बार आर सी के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी जो है आर एल सी। अभी मैं केवल सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज सर्किट की केवल बात करेंगे, सीरीज सर्किट की बात करेंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि सबसे पहले जो एक टर्म है हम लोग सुने हैं जिसका नाम है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक बेसिक डेफिनेशन लिखना है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द opposition of circuit to flow alternating current। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जब किसी सर्किट से पास होती है तो जो अपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। जब डीसी सर्किट की बात करते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस बोला करते थे, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस to oppose alternating current in circuit। मतलब ये क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है अपोज करने का। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। एंड चूँकि ये अपोजिशन है तो इसका यूनिट वही होगा जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता था। रेसिस्टेंस का जो काम है वही ये भी कर रहा है, तो इट्स यूनिट इज ओम। क्लियर। तो ये इम्पीडेंस के बारे में भी तत्काल हम इतना ही पढ़ते हैं। जब हम आर एल आर सी आर एल सी सर्किट पढ़ने लगेंगे तो अपने आप ये धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो है उसे पास करेंगे थ्रू किससे, आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट से एसी करंट को हम पास करवाते हैं तो क्या होता है वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए आर एल, मतलब ये आर है और एल सीरीज में ये एल लगा हुआ है। तो इसका जब हम सप्लाई देंगे तो अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे। अल्टरनेटिंग मतलब कि वोल्टेज जो होगा ये क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आर है आपका, ये एल है। तो जो आर और एल है तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्योंकि देखो ये सोर्स है और यहाँ पे दो ऑब्जर्व करने वाला है, तो वोल्टेज कितने पार्ट में बटेंगे, दो पार्ट में। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वी आर बोलेंगे और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी एल बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि हम फेजर डायग्राम पढ़े हैं, तो फेजर डायग्राम में वोल्टेज रेसिस्टेंस के अक्रॉस और वोल्टेज इंडक्टेंस के अक्रॉस दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। और जब कभी भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोग सीधे अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, इसको मुझे लिखना है तो हम लोग लिखें, ये जो है टोटल सोर्स है, इसका दो पार्ट बटा है, मतलब जो टोटल होगा वो किसका होगा, सम
वी आर का सम होगा प्लस वी एल का सम होगा। मतलब इन दोनों के फेजर सम को हम लोग बोलेंगे कि ये टोटल सोर्स का वोल्टेज है। ठीक, अब इसे थोड़ा फेजर के हेल्प से हम लोग देखते हैं कि फेजर के हेल्प से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फेजर के हेल्प से देखने के लिए हम ऐसा करें कि एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस लिए तो हम अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस लेकर बैठे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या ये सोर्स है, सोर्स से जो करंट निकलेगा ये आई निकलेगा, जो आई आर में जाएगा वही आई एल में भी जाएगा। मतलब यहाँ पे आई कॉमन है, मतलब कि हम कॉमन पार्ट जो है उसे हम रेफरेंस एक्सिस पे रखें तो कहीं ना कहीं मुझे ड्रॉ करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो ये रेफरेंस एक्सिस पे आई है, आई को रख दिए। ठीक है, क्योंकि आई एल आप बोलोगे या आई आर बोलोगे, दोनों क्या है, बात बराबर है, जो आई के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे दो कंपोनेंट यहाँ दिख रहा है, एक कौन दिख रहा है, रेसिस्टेंस, और दूसरा क्या दिख रहा है, इंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का थोड़ा सा मुझे पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उस फेजर को थोड़ा सा याद कीजिए। रेसिस्टेंस में क्या होता था, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों क्या है, सेम फेज में। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ कि वोल्टेज कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर वोल्टेज ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो करंट सेम फेज होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो जो करंट है आई आर उसी फेज में बनना है वी आर। मतलब मान लेते हैं ये आपका बना है वी आर। ओके, अब जब आप इंडक्टेंस के बारे में पढ़ोगे जब पिछले क्लास वाला, तो इंडक्टेंस में क्या होता था, वोल्टेज जो करता था लीड करता था। ठीक है, वोल्टेज लीड एंड करंट लैग। तो इसमें क्या होता था, वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। तो किससे करेगा, तो जो रेफरेंस एक्सिस पे अगर ये करंट दिया हुआ है आई एल, तो आई एल आपको दिया हुआ है ये, और इससे कौन लीड करेगा, वोल्टेज। तो कितना डिग्री से, चूँकि अगर आप केवल इंडक्टर की बात करते हो तो कितना डिग्री से लीड करना चाहिए, 90 डिग्री से। तो यहाँ से जब आप लीड करा रहे हो मतलब ऊपर की ओर बनाना है, तो ऊपर की ओर जब बनाओगे तो 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी एल का। ओके, अब यहाँ से मुझे वी एल मिल गया। अब देखो दो वेक्टर है वी आर और वी एल, इसको सम मुझे करना है। तो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है इसके पैरेलल ड्रॉ यहाँ कर दीजिए, इसके पैरेलल ड्रॉ यहाँ कर दीजिए, और जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो जो डायगोनल ड्रॉ होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ देख लीजिए इसका रिजल्टेंट क्या है, स्मॉल वी। ओके, तो ये आपको मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से एनालाइज करके देखते हैं इसी ग्राफ को, मतलब इसी फेजर को। तो ये सारे पार्ट को हटा दीजिए। तो देखो ये वी एल है तो ये भी क्या होना चाहिए, वी एल होना चाहिए। ये वी आर है तो ये भी क्या होना चाहिए, वी आर होना चाहिए। तो मैं सबको नहीं ड्रॉ करके केवल ये जो है इसको ड्रॉ करके देखता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है क्या है, वी एल, ये आपको नज़र आ रहा है वी आर। ठीक, और ये आपको नज़र आ रहा है वी, ये तीन है। और ये जो एंगल बना है, क्योंकि आप देख रहे हो अगर केबल इंडक्टर होता तो एंगल बनना चाहिए था 90 डिग्री रिजल्टेंट का, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट 90 डिग्री ना होकर कुछ अलग एंगल बन रखा है जिसका नाम हम दे देते हैं फाई। तो ये भी एंगल क्या हो गया, फाई। मतलब हम ये पार्ट केवल हटा के देख रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, अब ये सारे में अगर मैं करंट क्योंकि सेम है तो आई से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, आई एल बोलें या आई आर बोलें या फिर आई बोलें, बात तो इक्वल है क्योंकि तीनों आपस में सेम है। तो ये सब से आई से डिवाइड करता हूँ। तो हम लोग जानते क्या हैं कि अगर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हो तो क्या वैल्यू देता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस का वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस का करंट है।
ठीक है। अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको डिवाइड करेंगे उसके करंट से तो क्या वैल्यू देगा, XL, जिसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, XL को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर के कारण जो रिएक्टेंस पैदा होता है, जो अपोजिशन पैदा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और ये टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेड, जिसे हम लोग इम्पीडांस बोलते हैं। मतलब टोटल इफेक्ट है इसमें कंबाइंड, मतलब इंडक्टर का भी है और रेसिस्टर का भी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो अब इस डायग्राम को, अगर आप लोग इस डायग्राम को एनालाइज करना चाहते हो तो इस डायग्राम को जब बनाओगे तो ये रहा आपका एक्सेल आएगा। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से, ये यहाँ से क्या निकल कर आया, एक्सेल, यहाँ क्या है, जेड, और ये क्या है, आर। मतलब इसी को हम फिर से ड्रॉ करके देख रहे हैं एक बार, ये आर है, ये एक्सेल है, और ये जेड है। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस की बात करते हैं। तो चूंकि ये ऊपर की ओर है यानी वर्टिकल है, तो वर्टिकल को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। तो यहाँ पे अगर ये वर्टिकल है मतलब कि हमको यहाँ पे ये पॉजिटिव यानी कि ये आई वाला एक्सिस है, तो ये निगेटिव आई वाला एक्सिस है। क्लियर, तो ऊपर के डायरेक्शन में है इसलिए हम जे लगाएंगे। तो अब इसका जब हम जेड को हम लिखना चाहें, दोनों का वेक्टर सम है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट, जे एक्सेल। क्लियर, ये लिखना चाहिए था। अब ये तो हम लिख लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि मोड जेड क्या होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो मोड जेड तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, मोड जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा करते थे, यानी मतलब कि हम लोग लिखेंगे मोड जेड जो होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, मतलब मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कि अब दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, फाई, मतलब ये जो एंगल है यही फाई था, तो दोनों के बीच एंगल कैसे पता चलेगा। तो एंगल पता करने के लिए हम लोग जानते क्या है, यहाँ से देख लो आप, अगर यहाँ पे हम tan फाई लिखें, ठीक है, तो tan फाई लिखना के लिए अगर कोई मुझे बोले तो tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर, तो हम लोग यहाँ से अगर tan फाई लिख दें, tan फाई, तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्सएल, और बेस क्या है, आर, मतलब कि हम लोग को लिखना चाहिए एक्सएल बाई आर। और इसी को आगे अगर हम कंक्लूड करते हैं, फाई निकालना है तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ओके, तो ये है एंगल पता करने का। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो आप, ये तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हैं, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते तो कैसे लिखते, इसी वोल्टेज को अगर मुझे जेड को लिखना था पोलर फॉर्म में तो मुझे लिखना पड़ता मोड जेड एंगल फाई। क्लियर, क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म में देखते थे ए एंगल थीटा करके लिखा करते थे। ओके, तो ये आपका जो भी है एसी सर्किट का यहाँ से निकल गया। अब कोई आपसे पूछ दे कि भैया मुझे ये बता दो कि आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, थोड़ा सा इस डायग्राम पे आना। आर का वैल्यू लिखने के लिए हम लिख नहीं सकते हैं, ये क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, किसका, जेड का। तो जेड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, जेड कॉस थीटा। ठीक है, और जेड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जेड साइन थीटा। हॉरिजेंटल यानी आर, मतलब कि आर इक्वल टू क्या होगा, जेड कॉस थीटा। मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इक्वल टू जेड कॉस फाई।
और एक्सएल इक्वल टू जेड साइन फाई। ठीक, तो ये आपका यहाँ से कंक्लूड होता है कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे। और ये अब दूसरा चीज़ है कि आपको कहीं पे मिल सकता है क्वेश्चन में कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि पावर फैक्टर किसको बोलते हैं। तो पावर फैक्टर किसको बोलते थे, कॉस फाई को। अगर मुझे एंगल पता है तो हम लोग पावर फैक्टर बता सकते हैं। और फाई इक्वल टू हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाई इक्वल टू जो कैलकुलेट करके आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो पावर फैक्टर बताएगा। दूसरा तरीका, इस ट्रायंगल को देखोगे आप तो अगर हमको ये फाई दिया हुआ है तो इसका कॉस फाई लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब बेस का वैल्यू क्या है आर और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है जेड। मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस फाई इक्वल टू कितना होगा आर बाई जेड। ओके, तो ये आपको पावर फैक्टर प्रोवाइड कर देगा। इतना क्लियर है आई होप। एक चीज़ जो हमको अब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में हम कैसे डिनोट करें कि ये इंडक्टर के कारण क्या होता है वो कैसे देखें। ये मान लीजिए आपका एक्सिस है और ये आपको जो है वोल्टेज का दे रखा है, इसको हम लोग बोल देते हैं Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या करता है 90 डिग्री का लैग देता है किसको, करंट को। करंट मतलब कि वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा, लेकिन केवल इंडक्टर रहेगा तब। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इंडक्टर के साथ रेसिस्टर भी है, इसलिए 90 डिग्री तो नहीं रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा, बट पीछे रहना इसका फिक्स है। क्लियर, क्योंकि इंडक्टर अपना प्रॉपर्टी का इफेक्ट डालेगा ही। तो इसमें क्या करना है कि अब कितना पीछे रहेगा, तो पीछे रहने का मतलब है कि निगेटिव वैल्यू आना। तो निगेटिव वैल्यू मान लीजिए ये आया, ठीक है। तो ये कुछ आपका ऐसे आ रहा, ओके। अब ये जो निगेटिव वैल्यू मतलब अब कितना पीछे है ये कैसे पता चलेगा, तो मुझे चेक करना है पीछे कहाँ कैसे पता चला। तो पीछे पता चला है कि जब वोल्टेज का वैल्यू 0 है तो करंट का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, मतलब कि लैग कर रहा है। जब वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है, करंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब क्या हुआ, लीड कर रहा है। तो यहाँ करंट का वैल्यू निगेटिव है, इसलिए हम ये क्या है, करंट है अपना। तो यहाँ से मुझे अब कैसे कितना लैग लीड है, तो मुझे चेक करना है कि इसका 0 कब आता है, इसका 0 कब आ रहा है। तो इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। मतलब 5 डिग्री से ये लैग कर रहा है करंट, किससे, वोल्टेज से। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है AC थ्रू RC सीरीज सर्किट, ओके। अब AC थ्रू RC सीरीज सर्किट मुझे ड्रॉ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R बनाए, C बनाए, ये AC सप्लाई दिए, क्लियर। अब हमको पता है कि जो ये R है ये C है, तो जो भी वोल्टेज यहाँ से जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा VR में, दूसरा होगा VC में, ओके। और जो टोटल करंट निकलेगा वही R से भी पास करेगा करंट, वही C से भी पास करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं I जो टोटल है IR भी वही है, IC भी वही है, ओके। तो अब इसके बाद जो मेरा टारगेट है कि अब हम लोग मतलब कि टोटल वोल्टेज को हम लोग कैसे डिनोट करें। तो टोटल वोल्टेज अगर मुझे पता करना, मतलब इन दोनों को जोड़ दे तब भी पता चल सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, VR और VC में, ओके। तो VR और VC में ये दोनों पार्ट में बट गया है। अब हमको फिर से वही तरीका अपनाना है जो इंडक्टर के साथ अपना रहे थे। इंडक्टर में हम लोग क्या करते थे
कि उस वोल्टेज को मुझे क्या करना होता है, उसका फेजर ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो फेजर ड्रॉ करने के लिए अब देख सकते हो इस पोर्शन में ये आपका रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, अब रेफरेंस एक्सिस है तो यहाँ पे देख लो कि करंट कॉमन है। ठीक है, तो जब करंट कॉमन है तो करंट को मुझे डिनोट करने के लिए, तो करंट मतलब कहाँ पे, रेफरेंस पे हम लोग लेंगे, तो रेफरेंस पे करंट ले लिए। ओके, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है आर में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। और वही मतलब कि इसका साफ साफ मतलब है कि ये करंट आई आर है, यही आई सी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वोल्टेज का भी होगा। मतलब मान लीजिए ये आपका वोल्टेज दे रहा है वी आर। ओके, अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट का है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें करंट लीड करता है, आई लीड एंड भी लैग बाई 90 डिग्री। अगर केवल कैपेसिटेंस हो तो ये 90 डिग्री मतलब करंट आगे रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगा, पीछे। लैग मतलब पीछे और लीड मतलब आगे, तो वोल्टेज पीछे रहेगा। तो करंट ये रहा आईसी। अब इससे पीछे जाना है, तो पीछे जाना है वोल्टेज को, तो ये डायरेक्शन होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर अगर हो जाता तो आगे हो जाता। तो पीछे ड्रॉ करना है, मतलब ये आपका है भी सी। ओके, अब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक ये और एक ये, दोनों का सम निकालना है। तो फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप, अगर ये वी आर है तो ये भी क्या हो गया, वी आर हो गया। ये वी सी है तो ये भी क्या हो गया, वी सी हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, टोटल भी कहलाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, फिर से एनालाइज करने के लिए, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर अब फिर से मुझे एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए हम ये जो पार्ट है जो दिख रहा है उसको केवल ड्रॉ करते हैं। मतलब कि ये आपका वी आर है, ये आपका वी सी है, ये आपका भी है। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का, अब देखो यहाँ पे एंगल, अगर केवल कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन कैपेसिटर के साथ रेसिस्टेंस भी है, मतलब 90 से कम होगा। मतलब ये एंगल मान लीजिए आप फाई, तो ये आपका एंगल है फाई। ओके, अब इसमें क्या करना है कि प्रत्येक में, जैसे पिछले में क्वेश्चन में सब साइड, क्योंकि आई कॉमन है, मतलब हम सब में आई से डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी रेसिस्टर्स का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या कहलाएगा, आर। कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या कहलाएगा, एक्स सी। इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर के द्वारा जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये टोटल भी डिवाइडेड बाय आई है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब मुझे अगर दिखाना हो, इसी चीज़ को मुझे लिखना है कि अब ये जेड वाले जो है इम्पीडेंस के बारे में लिखना है, तो ये आपका एक्स सी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स सी लिख रखे हैं। ये आपका वी आर हो गया, सॉरी ये आर हो गया, और ये आपका जेड हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो अब दो वेक्टर दिख रहा है, ये तीसरा रिजल्टेंट है उसका। तो हम लोग यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे अगर एक्सिस ड्रॉ किया होता तो ये क्या है, ऊपर एक्सिस से नीचे की ओर है, मतलब इमेजिनरी, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, लेकिन नीचे की ओर है, मतलब कि माइनस जे लिखाएगा।
तो यहाँ जे के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस जे एक्स। क्लियर। तो यहाँ से जेड इक्वल टू अगर मुझे लिखना चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो जेड इक्वल टू लिखना चाहिए आर माइनस जे एक्स सी। ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। ओके। अब मुझे कोई पूछ दे कि मॉड जेड का वैल्यू बताइए, मतलब मैग्नीट्यूड बताइए, तो आसानी है, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ओके। अब ये आप कर लोगे। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि फाई का वैल्यू बताइए, ठीक है, तो फाई का वैल्यू अगर बताना हो तो जैसे इस पार्ट में करते थे कि फाई का वैल्यू बताना हो तो हम लोग क्या करते थे, टेन फाई लिखा करते थे। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे टेन फाई। इसमें टेन फाई का लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, तो जे एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, मतलब जे छोड़ दीजिए, आप एक्स सी डिवाइडेड बाई आर लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब देखो एक्स सी डिवाइडेड बाई आर लिखे हैं, तो यहाँ फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर। मतलब कि ये आपका है मॉड जेड फाइंड करने का फॉर्मूला, ये आपका है फाई फाइंड करने का फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि एल में भी करना पड़ रहा है, सी में भी करना पड़ रहा है, तो वो आगे जाके जब एक आरएलसी पढ़ेंगे तो उसमें सारा कंबाइंड हो जाएगा, तो इससे थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बार बार एक चीज़ घूमेगी। तो अब यहाँ से मुझे जेड का एक वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, ये, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या लिखेंगे, जेड कॉस थीटा, मतलब हम लोग आराम से लिख सकते हैं जेड कॉस फाई। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एक्स सी, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी इक्वल टू जेड साइन फाई। ओके, ये भी लिखा जा सकता है। फिर अगर कोई कॉस फाई लिखने बोले, कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर लिखने बोले, तो पावर फैक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप कॉस फाई लिखोगे तो क्या होगा, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग लिखना पड़ेगा कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, तो ये आपका है कुछ फार्मूलाज जो आपको जब भी एनालाइज करना हो तो आपको यूज करेंगे हम लोग। ठीक, अब जो है यहाँ पे पिछले में हम लोग जो है इंडक्टर का जब साइन वेव देखने लगे थे, तो इसमें भी हम एक बार साइन वेव थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाएगा अपना। तो ये आपका है ठीक, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, इसको लिखिए वी एम साइन ओमेगा टी। चूँकि हम जानते क्या हैं कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है प्रॉपर्टी, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, मतलब कि करंट का जीरो पहले आएगा, वोल्टेज का जीरो बाद में आएगा। तो अगर पहले आने की बात करें, यानी कि जिस समय अगर केवल प्योर कैपेसिटर होता तब तो जिस समय ये मतलब कि जीरो है तो करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन प्योर नहीं है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम ना करके हम लोग अगर कुछ ऐसा ड्रॉ करें कि मैक्सिमम से कम हो बट पहले हो, ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा ड्रॉ करें तो अब दोनों के बीच, मतलब इसका जीरो कब आ रहा है, इसका जीरो कब आ रहा है, तो इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। ठीक है, यही बता रहा है कि इतना डिग्री से लीड कर रहा है। और कैसे पता चला कि लीड कर रहा है, देखो जिस समय वोल्टेज जीरो हो रहा था तो करंट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब लीड कर रहा है। अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव होता तो क्या होता, लैग कर रहा है। तो ये है साइन ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है
वो है RLC सीरीज सर्किट। तो अब हम लोग RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। RLC सीरीज सर्किट। तो जब RLC सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक R है, एक L है, एक C है, ठीक। और इसको एक सप्लाई दिए। अब आप लोग जानते हो कि सोर्स कितना है, VM sin ओमेगा टी। और यहाँ 3 कंपोनेंट है, RLC मतलब जितना ये वोल्टेज सप्लाई करेगा, वोल्टेज एक एनर्जी है, तो जितना ये एनर्जी सप्लाई करेगा वही इन तीनों में बंटना है, ये फिक्स है। मतलब कि ये जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VR, इसका वोल्टेज क्या होगा, VL, और इसका वोल्टेज क्या होगा, VC, ठीक है। और जो करंट निकलेगा वो फिक्स है कि जो IR होगा वही IL होगा, वही IC होगा, वही टोटल I होगा, ठीक। तो अब मुझे जब इसका रिजल्टेंट का वोल्टेज बनाना है, वोल्टेज का रिजल्टेंट फाइंड करना, तो हमको लिखना चाहिए था VR प्लस VL प्लस VC, तीनों का वेक्टर सम। और हम लोग इसको जब ड्रॉ करने की बात करते हैं तो एक रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, ठीक है। इस रेफरेंस एक्सिस पे चूँकि हम करंट सेम है सब में, तो करंट अगर सेम है तो हम लोग रेफरेंस एक्सिस पे ये करंट का ले लिए, ओके। तो हम लोग जानते क्या हैं, अब बारी बारी से देखेंगे। जब रेसिस्टेंस होगा तो V एंड I आर इन सेम फेज। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपके दिमाग में घुसे। तो ये सेम फेज में है, तो ये मतलब कि R जो है, जो I है यही IR है, यही IL है, यही IC है, यही टोटल I भी है, ठीक है। तो ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो वोल्टेज का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, रेसिस्टेंस के क्रॉस, ओके। अब मैं बात करता हूँ इंडक्टेंस का। तो जब इंडक्टेंस का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है बाय करंट एंड बाय 90 डिग्री टू करंट। मतलब करंट से आगे बढ़ेगा वोल्टेज। मतलब कि ये है आपका करंट, किसका, इंडक्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो IL ये है, तो इसका वोल्टेज कहाँ आगे बनेगा, तो आगे बढ़ने का मतलब है ये पॉजिटिव, तो ये बनना चाहिए, ये रहा आपका वोल्टेज VL, 90 डिग्री आगे बढ़ना चाहिए, ओके। अगर मैं अब कैपेसिटेंस की बात करता हूँ तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड एंड वोल्टेज लैग बाय 90 डिग्री। मतलब करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है कितना से, 90 डिग्री से। मतलब कि करंट लीड करता है, मतलब करंट कहाँ गया, ये IC है, तो करंट लीड करता है मतलब हम बोल सकते हैं वोल्टेज लैग कर रहा है। मतलब कि वोल्टेज कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है, मतलब ये रहा आपका VC, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसका जब कंबाइंड इफेक्ट लिखेंगे, तो जब इसका रिजल्टेंट हम बनाने लगे तो मान के चलते हैं कि जब भी वेक्टर, दो वेक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे, फोर्स में भी हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, कि इधर 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर 3 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में 5 - 3 डायरेक्ट कर लेते थे। वैसे ही आप देख रहे हो कि VL ऊपर लग रहा है, VC नीचे लग रहा है, तो नेट क्या होगा, तो VL - VC होगा या फिर VC - VL होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका डायरेक्शन होगा, ओके। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं, एक और ड्रॉ कर लूँ मैं, यहाँ ये रहा आपका
मान लीजिए कि वी एल बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करके लिखेंगे वी एल माइनस वी सी, ये आपका है वी आर। तो जब इसका रिजल्टेंट लिखना होगा तो इसको भी पैरेललोग्राम लॉ से यूज कीजिए। तो जब आप यूज करोगे तो इसका रिजल्टेंट लिखना चाहिए मुझे, ये रहा वी, ये रहा वी आर, ये वी एल माइनस वी सी, तो ये भी वी एल माइनस वी सी। क्लियर। अब देखो ये जो एंगल होगा वही क्या होगा, फाई। मैं एंगल इसको बार बार क्यों लिख रहा हूँ फाई, क्योंकि करंट और नेट वोल्टेज के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे आप जब ड्रॉ कर लिए हो तो अब थोड़ा सा इम्पीडेंस के बारे में सोचो कि इसके इम्पीडेंस के साथ क्या होता होगा। तो जब इस ड्रॉ किया हुआ सर्किट को फिर से एक बार थोड़ा सा हम रीड करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के। इस सर्किट में अगर मैं फिर से मतलब इसको हम लिख रहे हैं वी एल माइनस वी सी, ये है आपका वी आर और ये आपका है टोटल वी। ठीक है। सेम प्रोसीजर सब में करंट से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो सब में करंट से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ट्रायंगल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ट्रायंगल का साइज छोटा हो जाएगा, बट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके। तो ये वी बाई, अगर रेसिस्टेंस वोल्टेज जो है रेसिस्टेंस का है और करंट है, मतलब इसका मतलब ये आर देगा, ये मतलब वी एल माइनस वी सी मतलब ये एक्स एल माइनस एक्स सी देगा, क्योंकि इसको जब पार्ट वाइज करोगे वी एल बाई आई माइनस वी सी बाई आई करोगे तो वी एल बाई आई क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, वी सी बाई आई क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। तो ये मुझे क्या देगा, जेड देगा। क्लियर है। इतना फाइंड करने के बाद हम लोग अब अगर हम इसको एक बार हम बार बार इसलिए आपसे ड्रॉ करवा रहे हैं कि जिससे कि आपको कोई ऐसा इशू ना फंसे कि जिसमें समझ में ना आए। तो ये वी आर है, सॉरी वी आर ना लिख के अब आर लिखते हैं इम्पीडेंस वाले। तो ये एक्स एल माइनस एक्स सी है और ये क्या है, जेड है। ओके। ये जो आप देख रहे हो जेड आर एक्स एल माइनस एक्स सी, इसी ट्रायंगल को हम लोग नाम देते हैं, जो पूछा जाता है क्वेश्चन भी, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल बताइए, तो उसमें आप बताइएगा कि रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को एक ट्रायंगल के द्वारा शो किया जाता है, जो मुझे टोटल इम्पीडेंस शो करता है। अब टोटल अब आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और बोलिएगा कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के कारण आर जो है एक्स एल माइनस एक्स सी जो है आर से 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ले रखा है। ओके। तो ये तो आप लिख लोगे आई थिंक, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे अगर जेड लिखना हो तो थोड़ा सा पोलर फॉर्म में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे जेड लिखना हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ये देखो आप क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ जे से अगर मल्टीप्लाई कर दें इमेजिनरी एक्सिस, तो हम लोग लिखेंगे आर प्लस जे इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है। इसका साफ साफ यहाँ से जब आप देखोगे अगर एक्स सी का वैल्यू ज़्यादा हो गया, मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी का टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो जे कहाँ चला जाएगा, आर माइनस जे में। ऑलरेडी हम लोग सर्किट में आरसी सर्किट में देख चुके हैं कि आर माइनस जे हो जाता है। ओके। अब मैं इसे फिर इसका मोड लिखना चाहता हूँ, मोड जेड लिखना चाहता हूँ, तो मोड जेड लिखने के लिए भी तरीका वही है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका इमेजिनरी मोड जेड लिखना है। अगर फाई लिखना हो तो tan इनवर्स, यहाँ आप देख लो, फाई लिखना हो तो इसमें यही एंगल तो फाई है, अपना यही एंगल तो फाई है, तो tan इनवर्स हमको क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ओके। तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है अगर ये आप याद किए हुए हो
तो बाकी इसी में अगर किसी क्वेश्चन में सी नहीं है तो सी का XC का वैल्यू 0 हो जाएगा, किसी में L नहीं है तो XL का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बार बार आपको फार्मूला नया याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसका। अब यहीं पे अगर आपसे कोई जैसे मैं पूछ दे कि cos फाई बताइए इसका, यानी कि पावर फैक्टर बता दीजिए क्या होगा, तो पावर फैक्टर आपको साफ साफ दिख रहा है R/Z होगा, क्योंकि cos फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस मतलब हम इसको लिखेंगे R/Z। तो ये आपका cos फाई हो गया। क्लियर, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ड्रॉ करने का जो सर्किट है उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ और, अगर जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, XL का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसे बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव सर्किट। अगर XC का वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी आपको कमांड करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लैंग्वेज फंसा देता है। अब फेजर ड्रॉ करने का जो कुछ स्टेप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप्स फॉर फेजर, ठीक है, फेजर डायग्राम वो मैं लिखा देता हूँ। जो मैं किया हूँ वही चीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ। पहला क्या काम करना है, सबसे पहला काम करना है टेक करेंट एज रेफरेंस। करंट को क्या करना है, एज ए रेफरेंस लेना है। दूसरा काम क्या करना है, ड्रॉ फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, ड्रॉ फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस किसके, इंडक्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर। चौथा काम भी आपको क्या करना है, कैपेसिटर। ठीक है, तीनों पार्ट का अपना अपना वोल्टेज ड्रॉ कर दिए। और उसके बाद मुझे क्या, पांचवा काम क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना है, जो आपस में क्या है, फेज अपोजिशन में, व्हिच इज इन फेज अपोजिशन। ठीक है, फेज अपोजिशन मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लिया, मतलब एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है। ठीक है, एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट आ रहा है। सिक्स्थ जो है, ऐड वेक्टर बाई पैरेललोग्राम लॉ एंड फाइंड रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, तो ये सारे स्टेप्स आप करते हो तो आपका सारा क्लियर हो रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो आगे मैं एक क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा तो मैं सबमिट करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक यू।